हीरा मंडी जो वेब सीरीज है उसकी हाइप तो बहुत दिनों से हो रही थी। काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस था क्योंकि वो एक डिपिक्शन लाहौर की एक बहुत मशहूर जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में है। 200 करोड़ का बजट है। आई विश थोड़े से पैसे अगर वो रिसर्च या कुछ ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने में कर लेते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता। हीरा मंडी जहाँ पे ये शाही मोहल्ला जो है वहाँ किसी एंगल से खड़े हो जाएं तो आप चाहें भी तो बादशाही मॉस्क का फसाड जो है आप मिस नहीं कर सकते। और एक विंडो में हल्की सी बादशाही मस्जिद और ये रंजीत सिंह की जो समाधि है जी हल्की सी एक झलक है। चलें, ये वही है कि वो थोड़ी बहुत पंजाबी कम से कम किसी ना किसी से तो बुलवा दी ना, तो वो हो गया। 1940s के अंदर पार्टीशन से बिल्कुल पहले की कहानी है। आदाब और ये सब कुछ कॉस्ट्यूम्स कहीं से वो डिपिक्ट नहीं करते, म्यूजिक भी कहीं से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जो 1940s में लाहौर का था। आपने किसी बलोच को पाकिस्तान में दुपल्ली टोपी पहने हुए देखा है? जितने मर्द हजरात के कैरेक्टर्स हैं उनमें रीढ़ की हड्डी की इतनी ही कमी है जितनी स्क्रिप्ट के अंदर ऑथेंटिसिटी की कमी है या रिसर्च की कमी है। कोई ना कोई तो आपको डिपिक्शन रियल या ऑथेंटिक करनी पड़ेगी ना, वरना तो फायदा कुछ नहीं है। आप अगर सेट डिजाइनिंग में भी देखें तो बस फ्रेम्स में, सेट के कंस्ट्रक्शन में वो आई थिंक इंस्पिरेशन जो थी कहीं ना कहीं वो पाकीज़ा को कोई या तो ट्रिब्यूट दे रहे होंगे। सर ये बताएं 1940 में सियालकोट के नवाब कौन थे? ताजदार का रिश्ता तय हो रहा है। स्टोरी टेलिंग है, उसमें कोई फॉल्ट है। कैसर बाग को भी ये लाहौर में ले आए। लाहौर में ले चल। आए। कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको लगेगा कि इसकी वजह से मैं इसको कम से कम आधे घंटे तो बर्दाश्त कर सकता? प्रोडक्शन वैल्यूज वाकई बहुत ग्रैंड है। फ्रेमिंग, लाइटिंग, द माउंटिंग टेक्निकली बहुत बहुत लाजवाब। एक्टिंग वाइज अगर हम इसमें देखें तो आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं तो मनीषा कोइराला को दूंगा। सबसे पावरफुल कैरेक्टर है भी उन्हीं का। सर एक कैरेक्टर है वो है उस्ताद जी का। मर्दों में कह लें सबसे बेहतर काम उसी का मुझे लगा उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्फ़कार और रफ्तार का मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूं। यहाँ जो प्रोडक्शंस होती हैं इसमें कुछ मेरा भी हिस्सा होता है। रफ्तार पे आप ज़्यादातर जो भी प्रोग्राम देखते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हमारी देखते हैं, वो क्राइम रिलेटेड होती हैं। एक क्राइम 1 मई को भी हुआ है, अगर पाकिस्तान में नहीं नेटफ्लिक्स पर, और उस क्राइम का नाम है हीरा मंडी। देखी होगी शायद आपने वो वेब सीरीज़। और उस क्राइम के कल्प्रेट हैं संजय लीला भंसाली। आज हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे एक्स बॉस नवीद सिद्दीकी साहब। तो नवीद साहब, आपने हीरा मंडी देखी, कैसी लगी आपको? जी जुल्फ़िकार, हीरा मंडी जो वेब सीरीज़ है उसकी हाइप तो बहुत दिनों से हो रही थी। 1 मई को आपने जिक्र किया तो लेबर डे होता है और ये भी एक लेबर पेन। जी हाँ, काफ़ी पेनफुल वो था जो एक्सपीरियंस था। हाइप उसकी यकीनी थी। आई थिंक पाकिस्तान में रहते हुए हमें, क्योंकि वो एक डिपिक्शन लाहौर की एक बहुत मशहूर जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में है, तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि जाहिर सी बात है पाकिस्तान से कोई ना कोई एक गहरा ताल्लुक तो है उस सेटिंग का। डिसअपॉइंटमेंट आई थिंक सबसे ज़्यादा ये हुई कि हीरा मंडी बज़ाहिर तो लाहौर में है लेकिन उस पूरी सीरीज़ के अंदर लाहौर का कोई एलिमेंट नज़र नहीं आया। सर वो रेड ब्रिक्स दिखाई तो है उन्होंने उसके अंदर। हाँ, कुछ इस तरह की टोकन चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे पूरे उसमें आपको कहीं लाहौर की जो ज़बान है वो नज़र नहीं आई, अलावा 2-3 कैरेक्टर्स जो कि काम करने वाली हैं सत्तो पत्तो, जी उनकी उसमें थोड़ा सा वो बैलेंस कर देते हैं, तो वो थोड़ा टोकन कहीं किया है। लेकिन संजय लीला बंसाली इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर। पहली उनकी ये वेब सीरीज़ है। ये भी बहुत हाइप थी कि 200 करोड़ का बजट है। इतनी ज़्यादा किसी वेब सीरीज़ की, क्या जो ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी हैं उनका भी बजट नहीं होता। आई विश थोड़े से पैसे अगर वो रिसर्च या कुछ ऑथेंटिसिटी बिल्ड करने में कर लेते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता। पहली चीज़ तो ये कि ये इनका मवाद जो है, मोइन बेग साहब ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था। पहले एक जर्नलिस्ट थे, बाद में भी कुछ और लिखते रहे हैं। कॉन्सेप्ट उनका था ये मवाद 8 घंटे का, इनके 8 एपिसोड हैं तकरीबन 1 घंटे की, ये 8 घंटे का मवाद है नहीं, ड्रैग हो रहा है। फिर जो दिखाया गया है उसमें कहीं भी लाहौर का, जैसे मैंने पहले भी कहा, एलिमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा। ज़बान के एतबार से बिल्कुल नहीं। हीरा मंडी जहाँ पे ये शाही मोहल्ला जो है वहाँ किसी एंगल से खड़े हो जाएं तो आप चाहें भी तो बादशाही मॉस्क का फसाड जो है आप मिस नहीं कर सकते। और एक विंडो में हल्की सी बादशाही मस्जिद और ये रंजीत सिंह की जो समाधि है जी हल्की सी एक झलक है। चलें, ये वही है कि वो थोड़ी बहुत पंजाबी कम से कम किसी ना किसी से तो बुलवा दी ना, तो वो हो गया। जो ज़बान का इस्तेमाल है, मुझे लगता है कि जो टीम थी ये प्रोडक्शन की, उन्होंने फॉर सम रीज़न जो अवध की
तहजीब और पूरा वो जो लखनऊ का कल्चर जो हमने बहुत मशहूर फिल्म पाकीज़ा में देखा हुआ है, उसको समहाउ वो लाहौर में ट्रांसपोर्ट करके और वही तरीके से पूरा का पूरा उन्होंने वो उसको दिखाने की कोशिश की है, ये रियलाइज़ किए बगैर कि लाहौर का बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज था 1940s के अंदर। आपने एक पार्टीशन से बिल्कुल पहले की कहानी है और उसमें कोई इतनी फ्लारी उर्दू, ये आदाब और ये सब कुछ या ये बाकी तमाम भी जो ज़बान की जो फ्लारी लैंग्वेज है जो यूपी में, अवध में, लखनऊ के ये सारी तहजीब में शामिल थी, बिल्कुल होती थी। लाहौर में इसका कहीं आपको नहीं कम से कम 40s में नहीं नज़र आता था। कॉस्ट्यूम्स भी इसी एतबार से कहीं से वो डिपिक्ट नहीं करते जो प्री पार्टीशन का एरा लाहौर का था। म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक भी कहीं से वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जो 1940s में लाहौर का था। मतलब 40s के अंदर आप लाहौर में अमीर खुसरो नहीं, वहाँ पे लाहौर के कम से कम हीरा मंडी के अंदर नहीं इतना उसका डिपिक्शन या इस्तेमाल होता था जो कि किया है। तो वो बड़ा कन्वीनियंटली उन्होंने कहीं ना कहीं का कोई फिक्सेशन सा है। अच्छा सर, जो लीड कैरेक्टर लड़का है ताजदार, जी ताजदार बलोच, आपने किसी बलोच को पाकिस्तान में दुपल्ली टोपी पहने हुए देखा है? कॉस्ट्यूम्स के एतबार से तो ऐसी बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी, साड़ियों के एतबार से दिखाई है या फर्शी गरारे या बहुत सारे ऐसे जो कम से कम लाहौर में और ख़ास तौर पे जो इलाका आपने दिखाया है उसमें उसका डिपिक्शन इस तरीके से परफॉर्मेंस के वक्त तो शायद थोड़े से फैंसी इतने हो सकते थे क्लोथ्स, लेकिन उसके अलावा जो रहन सहन और लाइफस्टाइल दिखाया है वो बिल्कुल उसकी अक्कासी नहीं कर रहा जो प्री पार्टीशन का लाहौर किया करता था। जितने मर्द हजरात के कैरेक्टर्स हैं उनमें रीढ़ की हड्डी की इतनी ही कमी है जितनी स्क्रिप्ट के अंदर ऑथेंटिसिटी की कमी है या रिसर्च की कमी है। शायद उसका जानबूझ के ये था कि खवातीन के कैरेक्टर्स को ज़्यादा पावरफुल दिखाना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस, मतलब वो मर्द तकरीबन 8 के 8 एपिसोड में ज़्यादातर वक्त इनसिग्निफिकेंट हैं। वो नहीं भी होते तो वो बहुत आराम से कोई ख़ास कोई मिस नहीं कर पूरे आप सीरीज़ के अंदर, ख़ासतौर पे आखिरी 3 एपिसोड्स में थ्रू आउट आप आज़ादी की इतनी बात कर रहे हैं और कहीं मुस्लिम लीग का या पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं होता। झंडा झंडा भी जो होता है वो आपको वो दिखाया जाता है, जी जी, तिरंगा जो है वो दिखाया जा रहा है। जो वॉइस ओवर भी एंड में कंक्लूडिंग वो होती है वो 15 अगस्त की आज़ादी की बात कर रही होती है, और जबकि लाहौर हम सबको पता है कि जाहिर सी बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई गढ़ कभी भी ऐसा नहीं था उस वक्त। अगेन वो सारे वो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस भी हैं क्योंकि लाइक आई सेड वो रिलीज करनी थी तो जाहिर सी बात है वो तो पूछना चाह रहा था मैं, 1940s दिखा रहे हैं ये, उस जमाने में हबीब जालिब क्या कर रहे थे? जालिब साहब पैदा तो हो गए होंगे लेकिन शायर के तौर पे मेरे ख्याल से एक्टिव नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल से आपने भी नोटिस किया होगा, मैंने भी एक लाइब्रेरी में उनकी किताब रखी हुई थी, पीरे कामिल। जी जी जी। तो चले, ये तो अच्छी बात है, पहले आ गई थी, पहले आ गई थी, उन्होंने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था। वो मुझे अगर किताब का नाम ना नुमाया होता तो आदमी ये तो मार्जिन देख सकता है कि शायद गालिब और जालिब में कुछ एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन जब किताब का नाम दे दिया तो वो एक अलग प्रॉब्लम है, बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह की तो बहुत सारी उसमें रिसर्च की बहुत शिद्दत से कमी है। वो लग रहा है कि हाँ जो एक मखसूस कस्म की वो फिल्में उनकी होती हैं, बड़ी लार्जर देन लाइफ होते हैं, कैरेक्टर्स हैं, किसी भी फ्रेम को बहुत ज़्यादा सजाने या उसकी माउंटिंग करने या प्रोडक्शन वैल्यूज़ में उनका महारत ख़ास तो ये है। जब पिछले 1996 से वो फिल्में बना रहे हैं वो इसी तरीके की होती हैं लार्ज स्केल की। तो वो लग रहा है कि बस एक सेटिंग सोच ली थी कि राजस्थान में बहुत सारी सेटिंग हो गई, इधर हो गई, गोवा पे हो गई, बंगाल में हो गई, वगैरह हो गई, तो एक हम सेटिंग हम पंजाब के कल्चर और ख़ासतौर पर प्री पार्टीशन लाहौर के अंदर करनी चाहिए। लेकिन वो अगर कोई जगह का आप बता रहे हैं कि इस मखसूस एरा में एक मखसूस जगह के ऊपर यह चीज़ हुई है, तो वहाँ कोई ना कोई तो आपको डिपिक्शन रियल या ऑथेंटिक करनी पड़ेगी ना, वरना तो फ़ायदा कुछ नहीं है। हाँ, यही अगर आप बताते कि ये फिक्टेशियस टाउन है, ये किसी एरा से इसका ताल्लुक नहीं है, ये कोई सा भी हो सकता है। अच्छा सर, लज्जो का मरना याद है आपको? जी, लज्जो की जब डेथ हुई है तो जो मलका जान है वो कलमा तैयबा पढ़ रही हैं, जबकि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है। जी। अब मनीषा कोइराला का ताल्लुक नेपाल से है ना, तो इतना तो आप थोड़ा बहुत मार्जिन दे सकते हैं। अच्छा, 4 कैरेक्टर्स उसमें ऐसे हैं जो मुस्लिम्स हैं, फरीदा जलाल हैं, संजीदा शेख, इसके अलावा फरदीन खान और जो हीरो है ताहा शाह। जी, तो उनकी अपनी उर्दू भी सर काफ और खे का डिफरेंस कुछ समझ में नहीं आया, और फिर वो इस किस्म के एरर्स
कलमा तैयबा का, और ये सही करवा सकते थे वो लोग भी। जी, तलफ़्फ़ुज़ का तो खैर कई जगह आपको उसमें नज़र आता है, लेकिन जहाँ इतनी इतनी बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च लाहौर के बारे में या किसी और चीज़ों के बारे में खामियां हो सकती हैं, तो वहाँ तलफ़्फ़ुज़ तो वहाँ अक्सर होता है। आपको याद होगा मिर्ज़ा हादी रुस्वा का बहुत मशहूर जो नावल है उमराव जान अदा, वो मुतअद्दिद दफ़ा बन चुकी है फ़िल्म। ओरिजिनल जो बनी थी 1981 में मुज़फ़्फ़र अली की, क्योंकि उनका अपना ताल्लुक़ लखनऊ से था, वो बड़ी ऑथेंटिक थी। बाद में जेपी दत्ता उनके एक प्रोड्यूसर हैं, जिनको उसके कोई 20 साल के बाद बनाने का शौक आया। ऐश्वर्या राय जी की। जी, तो उस फिल्म में जो जितना रुस्वा मिर्ज़ा हादी रुस्वा को उस फिल्म ने किया है, तो मेरे ख्याल से वो नावल के साथ तो बहुत बुरा हाल था। एग्जैक्टली। उस पे किसी और दिन बात कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकायदगी से पूरी फिल्म के अंदर जो उर्दू ज़बान के साथ किया गया है, तो तलफ़्फ़ुज़ का एक मसला वहाँ पे होता है। लेकिन इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेंड एक्टर्स होते हैं, आप उनके डिक्शन पे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। इस सीरीज़ में ये आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि तलफ़्फ़ुज़ का कई जगह बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। अच्छा सर, अल्लाह हाफिज कहा जाता था उस जमाने में? खुदा हाफिज़ मेरी जो उम्र है, हम तो ज़िंदगी भर खुदा हाफिज़ ही था। ये तो कुछ साल पहले हुआ था कि वो अचानक पता चला कि जी जो अल्लाह हाफिज़ है वो बेहतर होती है टर्म। लेकिन ये कम से कम जिस एरा का दिखाया, उस ज़माने में अल्लाह हाफिज़ बहुत कम इस्तेमाल हुआ करता था। 60s में जो मुस्लिम सोशल मूवीज होती थी, सेम उठा के उन्होंने पंजाब पे डाल दी है। जी, लगता तो यही है। काफ़ी हद तक आई थिंक उनकी इंस्पिरेशन जो है वो इसमें पाकीज़ा है। आप अगर सेट डिज़ाइनिंग में भी देखें तो बस फ्रेम्स में, सेट के कंस्ट्रक्शन में, और उसको ज़बरदस्ती बार बार दफ़ा एंगल्स पे दिखाना में भी, वो आई थिंक इंस्पिरेशन जो थी कहीं ना कहीं वो पाकीज़ा को कोई या तो ट्रिब्यूट दे रहे होंगे या जो भी तरीक़ाकार होगा। अच्छा, ये तो उन्होंने कहा भी था कि ये उमराव जान अदा और पाकीज़ा को हम सेंट्रलाइज किया है जी, हमने। बट वो सेट की डिपिक्शन जो है, मसला ये है कि पाकीज़ा की जो सेटिंग दिखाई थी वो अवधि की दिखाई थी, उसी किस्म का फ्यूडल का सेटअप था, और वो एक मखसूस एरा दिखाया था जो 19th सेंचुरी का था। सर ये बताएं, 1940 में सियालकोट के नवाब कौन थे? मेरे ख्याल से कोई जिक्र हुआ होगा उस सीरीज के अंदर। जी, वो ताजदार का रिश्ता तय हो रहा है सियालकोट के। चलिए, हम ये बात भी इस वजह से कर रहे हैं कि कोई संजय लीला भंसाली से ही कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की कोई चीज़ भी कर सकते हैं। संजय लीला बंसाली की रेपुटेशन एज अ फिल्म मेकर, उसकी भी बहुत वजह से लोगों ने देखा, यकीनन होगा और देखते रहेंगे, इस वजह से कि ही इज़ अ वेरी अक्लेम्ड फिल्म मेकर। तो डिसअपॉइंटमेंट दो एतबार से है। आई थिंक क्लोजर टू होम पाकिस्तानियों को तो इस वजह से है कि जो दिखाया गया है वो कम से कम लाहौर बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, ये जो इसमें डेरादारनी कल्चर दिखाया है इन्होंने, ये तो 1857 से पहले ही ख़त्म हो चुका था, जी, बल्कि 1856 में जब लखनऊ का फॉल हुआ है। और जो ये मेरे ख्याल से डिपिक्ट करना चाह रहे हैं वो बेगम हज़रत महल का जो किरदार था आज़ादी में, ये उसको लिंक करना चाह रहे हैं। कुछ कुछ कैरेक्टर्स इन्होंने उठाए हैं और वो किसी भी कन्वीनियंट सेटिंग में करती है। मसलन जो कैरेक्टर जो आज़ादी की जंग में हिस्सा लेती हैं, वो कैरेक्टर, जी, वो कैरेक्टर काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है अजीज़न बाई से, जो कि कानपुर की एक परफॉर्मर थी और उन्होंने 1857 की जंग में बाकायदगी से हिस्सा लिया था। तो उन्होंने कहीं से वो कैरेक्टर उठा लिया, लेकिन उसको फिर इंटीग्रेट करने के लिए आपको कहानी या उस माहौल या उसको सारी चीज़ें जेल करना भी तो बहुत ज़रूरी होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि 1857 के बाद जब अंग्रेज़ों ने सारी अपनी गिरफ्त पूरी मजबूत कर ली थी गवर्नेंस के एतबार से, तो जो कल्चर ये दिखा रहे हैं, जो अवध का कल्चर था या और जगह का भी कल्चर था प्रिडोमिनेंटली, वो कोठों का या तवाइफों का, वो बिल्कुल काफ़ी हद तक बाय द टाइम 1940s का वक्त आया था तो वो तहजीब रही ही नहीं थी काफ़ी हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक इस कल्चर को ऑस्ट्रासाइज किया जाता था। नॉच गर्ल्स इनको रिफ़र किया जाता था, इनकी कोई बहुत ज़्यादा जितनी इज़्ज़त और वक़ार से उनको दिखाया गया है कि उनको वेलकम किया जाता है घरों के अंदर, ऐसा नहीं होता था। कम से कम 40s तक तो बिल्कुल नहीं होता ये था। मंटो ही पढ़ लेते तो पता चल जाता कि हीरा मंडी कैसी थी। जी हाँ, तो ये सारा की बात है। उसमें यकीनी तौर पे एक बहुत इम्पोर्टेंट ये लखनवी तहजीब और अवध की तहजीब का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा सर, ये था। लखनऊ से इतने ज़्यादा मुतासिर हैं कि इन्होंने बहुत सी जगहों पे कैसर बाग में भी शूटिंग कर ली है। तो वो जो आपको पता है कि लखनऊ रियासत जो थी, उनका जो वो निशान था सरकारी, वो मछली थी जी, तो वो उस इमारत पे बनी हुई है। तो कैसर बाग को भी ये लखनऊ में ले आए, ये लाहौर में ले आए। लाहौर में ले चले। आए। कौन सा एस्पेक्ट है जो आपको लगेगा कि इसकी वजह से मैं इसको कम से कम आधे घंटे तो बर्दाश्त कर सकता हूँ? प्रोडक्शन वैल्यूज़ वाकई बहुत ग्रैंड है और वो नज़र आता है, टेक्निकली बहुत खूबसूरत है। 4 अलग अलग सिनेमाटोग्राफर्स यूज़ हुए हैं, फ्रेमिंग, लाइटिंग, द माउंटिंग इट विद सब कुछ बहुत
टेक्निकली बहुत बहुत लाजवाब इस लिहाज से हुआ है। हाँ, मैं जैसे कह रहा था कि अगर उसको ये बताया जाता कि ये एक मखसूस शहर से उसको मंसूब ना किया जाता, या एक मखसूस दौर से उसको मंसूब ना किया जाता, तो मेरे ख्याल से ये बहुत हो सकता था। और कहानी का रब्त जो था वो थोड़ा सा ब्रीफ होता, क्रिस्प होता, इतना लंबा ड्रैग ना किया जाता, तो मेरे ख्याल से काफ़ी वॉचेबल सीरीज़ हो सकती थी। लेकिन सर वो लोग ख़वातीन तो देखेंगी ना जिनकी शादी वादी होने वाली है, कम से कम कॉस्ट्यूम और जेवरात तो पता चल जाएंगे कि क्या फैशन में मेरे है। ख्याल से पाकिस्तान में इतने ड्रामे होते हैं जिसमें बहुत अच्छी आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। उसके लिए 8 घंटे सिर्फ रेफरेंसेस लेने के लिए तो मेरे ख्याल से थोड़ी वक्त की बर्बादी होगी। अच्छा सर, एक्टिंग वाइज अगर हम इसमें देखें तो आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं तो मनीषा कोइराला को दूंगा। सबसे पावरफुल कैरेक्टर है भी उन्हीं का। तो जाहिर सी बात है, इट्स बीन परफॉर्म वेल, शी इज़ अ सीजन परफॉर्मर, बट उसमें आई थिंक थोड़े से कैरेक्टर्स जो हैं वो 2 ही सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं जो दिखाए हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, और बाकी कैरेक्टर्स पेरिफेरल हैं। सर एक कैरेक्टर है, वो मुझे उसकी परफॉर्मेंस इसमें वाकई में अच्छी लगी, वो है उस्ताद जी का, जो कि पिम्प दिखाए हैं वहाँ पे। क्योंकि उस आदमी ने जिस तरह एक्टिंग की है, उसकी आवाज़ के जो एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, उसने वाकई में बहुत, मर्दों में कह लें सबसे बेहतर काम उसी का मुझे लगा उसके अंदर। सॉरी संजय, आपकी जो ये वेब सीरीज़ है वो हम पाकिस्तानियों की तवक्कुआत पे तो पूरी नहीं उतरी, मगर आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप जो भी नई सीरीज़ बनाएंगे या कोई मूवी बनाएंगे उसमें इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे, कम से कम रिसर्च पूरी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।